चलो, अकाउंटिंग हम शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन डेज 103 में इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट आ सकता है, टैक्स रेट आ सकती है, डीटीए डीटीएल की कैलकुलेशन आ सकती है। तो इसलिए जरा हम उसकी बातें करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है जी। तो इसमें मैं तीन बातें आपसे करने वाला हूं आज। बिफोर एज 22, आफ्टर एज 22, बट बिफोर इन डेज 12, और तीसरी बात मैं आपसे करूंगा आफ्टर इन डेज 12। ये तीन बातें हम करने वाले हैं। तो सर अब क्या करोगे आप इसके लिए? तो मैंने कहा मैं वही करूंगा जो हमेशा से करता आया हूं। मैं कॉन्सेप्ट एग्जांपल ले लूंगा यहां पे, क्योंकि मैंने तो आपको हर चीज पहले कॉन्सेप्ट एग्जांपल से ही समझाई। सर क्या है कॉन्सेप्ट एग्जांपल? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है भाई कि पीपीई एक्वायर्ड ₹1,00,000, लाइफ 2 years, लाइफ 2 years, स्क्रैप वैल्यू नील, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में 100% इन ईयर 1। मान लीजिए ये एसेट, प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट है जो कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज होने वाली है, तो सेक्शन 35 एप्लीकेबल हो जाता है इनकम टैक्स में, और वो 100% पहले ही साल में राइट ऑफ करवा देता है। लेकिन इन अकाउंट्स में तो एसएलएम जनरली चलती है, डब्ल्यूडीवी एसएलएम, तो यहाँ एसएलएम लिखा है, और यूजफुल लाइफ 2 है, और स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 1,00,000 का डेप्रिसिएशन 2 बार साल में लगेगा, तो 50,000 रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेक्स, इसके हिसाब से निकलता है। और इनकम टैक्स का प्रॉफिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकलता है। दोनों प्रॉफिट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली दोनों प्रॉफिट अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रॉफिट एक दूसरे से क्या कहते हैं कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, अलग अलग ही है, ठीक है। सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात, पर होता नहीं है, ये अलग अलग ही होते हैं। और इनमें अलग होने के तीन कारण होते हैं। एक, कुछ ऐसी चीजें हैं इनकम और एक्सपेंस की जो कि अकाउंट्स में आ जाती हैं, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो नहीं ली जाती। कुछ ऐसी बातें हैं इनकम और एक्सपेंसेस की जो इनकम टैक्स में ली जाती हैं, पर अकाउंट्स वाले बोलते हैं हम नहीं लेंगे, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी से वो नहीं आएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जैसे डेप्रिसिएशन, जो दोनों जगह आता है, सेक्शन 32 के हिसाब से इनकम टैक्स में भी आता है, ठीक है, और अकाउंट्स में भी आता है, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसलिए जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट और जो है टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। क्लियर? डिफरेंस के कई सारे कारण हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे कारण। कोई खर्चा हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं साहब, ये खर्चा तो सेक्शन 43B में आता है, हम इसको कैश बेसिस पर ही देंगे। हमने कोई 12,000 रुपए का खर्चा कर दिया, इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर को लगा कि नहीं साहब 12,000 में से 3,000 तो अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, मैं डिसअलाउ कर दूंगा। मैंने कोई 50,000 रुपए का खर्चा जो है वो कैश में पे कर दिया, इनकम टैक्स वाला बोला नहीं साहब सेक्शन 40A2 लग जाएगा, और इसलिए मैं तो 10,000 रुपए तक के ऊपर का पेमेंट अकाउंट पे ही, चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से ही करने को अलाउ करूंगा, वरना मैं डिसअलाउ कर दूंगा।
तो इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं, इनकम टैक्स वाले बहुत सारी हरकतें हमारे साथ करते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग। और यहां पर मेरे इस सवाल में उनमें डिफरेंस बहुत कारणों से हो सकता है, पर मेरे सवाल में सिर्फ अभी एक डिफरेंस लिया, डिप्रिसिएशन, कोई और दूसरा डिफरेंस नहीं है। मैं मान लेता हूं, तो मैं बोलता हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, ये अकाउंट्स में भी और टैक्स दोनों में ये है 3 लाख रुपीज पर एनम। दोनों साल का सेम ले लिया। हालांकि मैं चाहता तो पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 4 लाख, कुछ 2 लाख कुछ भी ले सकता था, पर मैंने कहा चलो अभी रहने दो, ये हो गया। और टैक्स की रेट मैंने आपको 30% दे दी। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल हमारा तैयार हुआ। इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए साल का प्रॉफिट है, अकाउंटिंग में भी और टैक्सेशन में भी। डेप्रिसिएशन के पहले, मतलब डेप्रिसिएशन के पहले जितने भी इनकम और एक्सपेंस थे वो सब दोनों में सेम है, ये मेरा असम्पशन है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन, इसी वजह से प्रॉफिट बदल जाएगा। तो सर अब करना क्या है, मैंने कहा इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट सीखना है। तो फिर यहां पे बात आती है, सबसे पहले बिफोर AS 22, AS 22 जब इस दुनिया में नहीं था तब क्या होता था, ताकि पता चले AS 22 आया क्यों, और फिर इंडेस 12 ने क्या नया कमाल कर दिया। तो AS 22 कहता था, पर्टिकुलर्स बिफोर AS 22 बातें होती थी कि अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग की बात हो रही है, ये पढ़ तो अकाउंट्स ही रहे ना। तो पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, सर हाँ पीबीडीटी, मैंने कहा भाई 3 लाख और 3 लाख, बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 3 लाख 3 लाख। मैंने कहा भैया डेप्रिसिएशन अकाउंट्स की बात हो रही है, सर हम बताएंगे सर। मैंने कहा बताओ, तो बोले सर 50,000, 50,000 की 2 साल लाइफ थी। फिर मैंने कहा भाई बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, तो सर बहुत ही इजी है सर, ये तो 2.5 लाख और 2.5 लाख, सर बहुत सिंपल है ये तो। फिर टैक्स माइनस होगा, और अकाउंट्स में वर्ड यूज होता था प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ और ना दिया होता तो हम ये मान लेते टैक्स में भी 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। अधिकतर तो ऐसे करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी और टैक्स निकाल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। वहां अज्यूम करते हो आप कि जो यहाँ ईबीटी आया है, जो अकाउंट में प्रॉफिट आया है वही टैक्स में होगा, तभी तो उस पर निकल रहा है। वरना टैक्स की कैलकुलेशन तो टैक्सेबल इनकम पे होगी ना। तो भैया मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाऊंगा, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। हाँ सर ये बात तो आपने सही बोली। तो मैंने कहा भैया वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा, तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकालोगे आप। मैंने कहा ऐसे निकालूंगा, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बना लेता हूं, एक कॉलम Y1 का, एक कॉलम Y2 का। सर अब क्या करोगे, मैंने कहा मैं पीबीडीटी लिख लेता हूं, इसमें 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट ले लेता हूं। फिर मैंने कहा भैया डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाले, और कमाल की दया दिखाएंगे, बोले यार ये 1 लाख पूरा यहां से घटाओ ना तुम, ये पूरा यहाँ पे डैश, अगले साल नहीं देना, अगले साल मत आ जाना मुंह उठा के इसी एसेट पे लेने। 2 लाख रुपए प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट इनकम टैक्स में चेंज हो गया, ये हो गया पीबीटी। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, ये AS 22 के आने के पहले @ 30%, तो भाई 60,000 और 90,000, बस यहाँ निकालना, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं निकालना, हमको इनकम टैक्स वालों के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। और ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ गया बोले, 60,000 और 90,000, और 2,50,000 में से 60 गए तो 190 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 250 में से 90 गए 160 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया।
AS22 जब इस दुनिया में नहीं था तो ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन ये क्या बताएं, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सही है ना? तो भैया ऐसा होता था। और मालूम है, जब तक ये होता रहा ना, किसी को भी कुछ एहसास नहीं हुआ कि यार कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अब ठीक है भाई, टैक्स निकाल दिया, टैक्स माइनस कर दिया। लेकिन आफ्टर AS22, अच्छा, इंडेस 12 आ गया तो इसका मतलब नहीं AS22 खत्म हो गया भाई। जिन इंडस्ट्रीज पर इंडेस एप्लीकेबल नहीं है उन पे एस तो लग ही रहा है। तो आफ्टर AS22, तो फिर अब आती है बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सर AS22 आया ही क्यों सर, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो इसकी जरूरत क्या थी? इसलिए आया, वही तो देखना है भैया। एक कॉलम पर ये अकाउंट्स में निकल रहा है, अकाउंटिंग ही कर रहे हैं हम भैया, अकाउंटिंग की बातें हो रही हैं। तो ईयर 1, ईयर 2, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, आप PBDT लिख लें। 3 लाख, 3 लाख, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में कितना, 2 साल में 1 लाख रुपए की एसेट राइट ऑफ होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। तो अकाउंट्स में PBT कितना, 2.5 लाख और 2.5 लाख। अब PBT 2.5 लाख और 2.5 लाख। अब हुआ ये, ध्यान दें, AS22 इसलिए आया क्योंकि पहली बात तो ध्यान देंगे कि एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी। जब P&L होता है उसमें सारी इनकम आती है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम भी एक्रूअल पे आती है, ACC अकाउंट्स नहीं, एक्रूअल है, एक्रूअल पे आती है। एक्सपेंस भी एक्रूअल पे आते हैं। तो जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस तुमने एक्रूअल पे लिए, यानी कैश बेसिस पर नहीं लिया। अरे 100 रुपए की सैलरी पे करना थी, 10 रुपए पे करना बाकी है, तो क्या हुआ, खर्चा तो 110 है। 110 रुपए की सैलरी पे कर दी, इस साल की 100 रुपए थी, 10 रुपए प्रीपेड है, तो 100 रुपए ही लेंगे ना, प्रीपेड नहीं लेंगे ना। पे कितना किया उससे मतलब नहीं था, जितना इस साल का ड्यू हुआ, एकरू हुआ, वो लेंगे। रिसिप्ट कितनी हुई उससे मतलब नहीं था, इनकम लेंगे। तो इनकम और एक्सपेंस एक्रूअल पे आते थे, इनकम और एक्सपेंस। तो जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस एक्रूअल पे आते थे, और टैक्स जो है वो भी एक्सपेंस है बिजनेस का। अरे प्रोप्राइटरशिप में तो टैक्स को ड्राइंग्स मान लेते हैं, पर कंपनी के कॉर्पोरेट के केस में टैक्स तो एक्सपेंस है ना। तो जब सारी इनकम और सारे एक्सपेंस एक्रूअल पे आते थे, तो इस अकेले इनकम टैक्स के साथ दोगला बर्ताव क्यों? इसको तुमने पेमेंट बेसिस पर कैसे ले लिया? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब कि सर इसलिए ले लिया कि इनकम टैक्स वाले जो हैं वो तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट के हिसाब से मानेंगे। अरे इनकम टैक्स वाले जो भी मांग रहे हैं उसको छोड़ो, वो तो पेमेंट है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो तो पेमेंट है। तुम तो तुम्हारी अकाउंटिंग से चलो ना। तो सर फिर हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से तो दोनों साल 75,000 का टैक्स आएगा, हमारा प्रॉफिट तो 75,000 का है। तो फिर इस इंडेस के एस के आने के बाद पहली बार टैक्स को एक्सपेंस का दर्जा मिला। आज तक तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते, टैक्स पेबल जो भी बोल रहे थे, अरे बोल भले टैक्स एक्सपेंस भी रहे हो, लेकिन हरकत उसके साथ जो बर्ताव था वो तो पेमेंट वाला था। आप P&L में वो लिखते थे जितना देना है। तो फिर पहली बार यहां पे एक शब्द आया, टैक्स एक्सपेंस। क्या शब्द आया? टैक्स को एक्सपेंस का दर्जा पहली बार किसने दिया? AS22 ने। ये है टैक्स, तू भी एक्सपेंस है, तू भी क्या है। और उस एक्सपेंस को दो हिस्सों में बांटा, एक करेंट टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स। और ये करेंट टैक्स तो वही था जो अर्लियर प्रोविजन फॉर टैक्स था।
उसी का नाम बदल के करंट टैक्स कर दिया। मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम अर्लियर कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम नाउ कॉल्ड करंट टैक्स, नाउ कॉल्ड करंट टैक्स। और फिर ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा ए माइनस बी से। तो यहां मुझे टैक्स एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। टैक्स को एक्सपेंस का दर्जा दो, टैक्स को एक्रूअल पे लो, टैक्स को पेमेंट बेसिस पे मत लो। तो करेंट टैक्स बताएं पहले, तो वो तो वही आएगा ना, 60 और 90। ठीक है, H-22 के आने से टैक्स को एक्सपेंस बोला गया, और टैक्स एक्सपेंस के दो हिस्से होते हैं, करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। चलो मैं तो इसको भी लफड़ाई खत्म कर देता हूं। टैक्स को किसका दर्जा मिला? एक्सपेंस का। तो किस पे आएगा? एक्रूअल पे। सारी इनकम किस पे? एक्रूअल पे। सारे एक्सपेंस कितने? एक्रूअल पे। हाँ, तो ये 2.5 लाख और 2.5 लाख जो आया है एक्रूअल पे आया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए इनकम टैक्स वाले, हम तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। 2.5 लाख का 30% बोलो, सीधे निकाल लो 75, बात ही खत्म कर दी मैंने। यही टैक्स एक्सपेंस है, काय का करेंट, काय का डिफर्ड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 लाख आ रहा है ना मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से, इनकम टैक्स वालों की तरफ देखूंगा भी नहीं, मतलब देखूंगा तक नहीं। मेरी बुक्स क्या कह रही है? 2.5 लाख एक्रूअल, 30%, मुझे 75 देना है। तुम 60 मांगते हो और 75 देना है, तो मैं बोलूंगा 15 देना बाकी है, लाइबिलिटी। तुम 90 मांगते हो और मैं 75 दूंगा, तुम नेक्स्ट में क्या था, मैं 90 दे दूंगा और मेरे हिसाब से 75 था, तो मैं मानूंगा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड एसेट होता है, तो वैसे टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकता है, टैक्स एसेट भी हो सकता है। सिंपल सी बात थी। तो यहां पर मैंने तो सीधे 2.5 लाख पे 75 लिख दिया, ढाई में से 75 गए, 175 ये लो। बिना करेंट और बिना डिफर्ड करे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कि नहीं? ठीक। अब सुनना ध्यान से, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स जो है, डेफर्ड टैक्स जो है वो निकालना सीखना पड़ेगा। तो मैं पहले उसको बैलेंसिंग फिगर से निकलवा देता हूं ना। चलो हटाओ, क्या करेंट टैक्स आ गया? हाँ। क्या टोटल टैक्स आ गया? हाँ। करेंट टैक्स कैसे आया? इनकम टैक्स का टैक्स, प्रॉफिट पर टैक्स जो है, टोटल टैक्स कैसे आया? अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्स। तो भैया 60 में ऐसा क्या करूं कि 75 आ जाए? 15 यहां आ जाएगा। 90 में ऐसा क्या करूं कि 75 आ जाए? 15 लेस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक समझा दिया, कैलकुलेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स बैलेंसिंग फिगर से आ गया। बैलेंसिंग फिगर से आ गया कि नहीं? डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन बैलेंसिंग फिगर से आ गई। ठीक है, लेकिन सर कुछ थोड़ा समझाओ तो सही इसको। तो डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या दी गई? टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। सर डिफरेंस तक तो समझ में आ रहा था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस क्या है? टाइमिंग डिफरेंस, चलो सिंपल सी बात करते हैं भाई। आज मेरे और आपके रिश्ते हैं, किसी बात पे बहस हो गई, तो डिफरेंस आ गया यार, आजकल हमारे बीच में डिफरेंस आ गया यार, है ना? आज आ गए, कल ठीक हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। तो ये तो मतभेद है, क्या है? लेकिन आज तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंस आ गए और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे कभी अब, तो ये तो मनभेद है। क्या है? तो आज है, कल ठीक हो जाएगा, टाइमिंग। और अगर हमेशा के लिए हो गया तो परमानेंट। तो AS-22 में दो तरह के डिफरेंस दिए गए, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में भी। एक तो मतभेद, एक मनभेद, यानी टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। ये डेप्रिसिएशन वाला डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है। अरे 2 साल बाद तो दोनों की बुक्स में 1 लाख माइनस हो जाएगा ना। अरे आज इनकम टैक्स ने 1 लाख माइनस कर दिया, तुमने 50 माइनस किया, 50 का डिफरेंस आया। लेकिन कल इनकम टैक्स वाला कुछ भी माइनस नहीं करेगा और फिर भी तुम 50 माइनस कर दोगे, तो 2 साल बाद जब देखोगे तो दोनों की बुक सेम हो जाएगी, तो मतभेद हट चुका होगा। तो टाइमिंग डिफरेंस है। अकाउंट में खर्चा आया 10,000,
असिस्टिंग ऑफिसर ने डिसअलाउड कर दिया, इनकम टैक्स में नहीं आया, कभी नहीं आएगा, डिसअलाउड फॉर एवर हो गया, वो तो कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो ये परमानेंट डिफरेंस है। तो परमानेंट डिफरेंस की तो कोई अकाउंटिंग होती नहीं, इसको तो भूलना पड़ता है, अकाउंटिंग टाइमिंग डिफरेंस की होती है कि नहीं। हमने अकाउंट में खर्चा ले लिया 10,000 एक्रूअल पे, इनकम टैक्स वाले बोल रहे जब पेमेंट करोगे तब दूंगा, तो आज हम 10,000 ले लेंगे, इनकम टैक्स में नहीं आएगा। लेकिन हम जब अगले साल पे करेंगे तो फिर हम अकाउंट में अगले साल नहीं लेंगे, लेकिन इनकम टैक्स में अगले साल ले लेंगे, तो 2 साल बाद तो बात बराबर हो गई, 10,000 का खर्चा दोनों प्रॉफिट से चला गया, तो इफेक्ट सेम आ गया। तो इसलिए टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, ये डेफिनेशन समझ में आई। टाइमिंग डिफरेंस, अभी तो हमने बात करी डेफर्ड टैक्स की, डेफर्ड टैक्स का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन डेफिनेशन से चलेंगे तो क्या, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ। तो सर ये होता क्या है बताओ ना। मैंने कहा लो y1, मैंने कहा लो y2, मुझे एपी बताएं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स के पहले वाले 250, 250, हाँ सर बिल्कुल सही है सर। मुझे टीपी बताएं, 2 लाख और 3 लाख। मुझे डिफरेंस बताएं, डिफरेंस, और ये कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग, बताओ डिफरेंस, 50,000 और ये डिफरेंस दोनों साल में किस वजह से आया, डेप्रिसिएशन की वजह से आ गया। अब यहां पे देखें, एपी ग्रेटर देन टीपी, देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना रहा है, मैं ताकतवर हूं, टैक्स तू कमजोर है, मेरे आगे तू कमजोर है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, अगले साल क्या हुआ, एपी लेस देन टीपी, मैं वो एपी को पहले लिख रहा हूं, अगर आप टीपी पहले लिखोगे तो फिर पहले में आएगा टीपी इज लेस देन एपी, फिर दूसरे में आएगा टीपी ग्रेटर देन एपी, तो मैं पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखता हूं, मेरी आदत। तो एपी ग्रेटर देन टीपी, तो यहां पे AS22 कहता है कि अगर एपी ग्रेटर देन टीपी है तो डीटीएल क्रिएट होगी, पर क्यों, लॉजिक है वो भी, लॉजिक से सोचो, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, तो हमारे हिसाब से टैक्स ज्यादा देना है, इनकम टैक्स वाले कम मांग रहे हैं, तो क्या हो गया, वो कम मांगेंगे, पेमेंट में कम करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा देना है, तो देना बाकी है, देना बाकी है तो लाइबिलिटी है ना। तो ये डीटीएल ही क्रिएट करेगा हमेशा, ये डीटीएल ही क्रिएट करेगा, और अगले साल इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो ये डीटीएल रिवर्स हो जाएगा। ऐसे डिफरेंस अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में जो एक साल में अराइज होते हैं और आने वाले ईयर या ईयर्स, क्योंकि मेरा सवाल है 2 ही साल का है इसलिए मामला हो गया, असल की लाइफ 5 साल भी हो सकती थी ना, तो 5 साल तक चलता मामला, तो फिर जो रिवर्स हो जाएगा वो टाइमिंग डिफरेंस है। क्लियर है। तो डीटीएल आ गया समझ में। तो अब ये डीटीएल था 15 और ये डीटीएल का रिवर्सल था 15, और ये डिफरेंस भी देखो, टैक्स इफेक्ट ऑफ, डेफिनेशन बोलो, टैक्स इफेक्ट ऑफ, तो टाइमिंग डिफरेंस ये है ना, तो 50,000 का 30% देख लो तुम, दोनों साल का टाइमिंग डिफरेंस यही है, तो डेफिनेशन के हिसाब से भी तो 15,000 ही आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, इससे निकाल लो, ठीक है। लेकिन सही कौन सा है ज्यादा, ये बैलेंसिंग फिगर हर बार नहीं लगेगा एक्चुअली, कभी कभी वो परमानेंट डिफरेंस आ जाता है, तो यहां ये हो गया, ऐसे करें, तो टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा मैं यहां पे थोड़ी सी एंट्रीज बोलूंगा, पर वो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करेंट टैक्स, ये तो देना ही पड़ेगा ना, पीएनएल डेबिट कर देता हूं, वरना पहले टैक्स एक्सपेंस करूं, पीएनएल टू टैक्स, पीएनएल डेबिट टू करेंट टैक्स, करेंट टैक्स टू बैंक, पीएनएल डेबिट टू करेंट टैक्स, करेंट टैक्स टू बैंक, फिर पीएनएल टू डीटीएल, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, प्रॉफिट कम होगा डेबिट, पीएनएल टू डीटीएल, अरे वो 15,000 जुड़ रहा है ना टैक्स एक्सपेंस में, तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल डेबिट टू डीटीएल, और अगले साल डीटीएल रिवर्स हो गया तो डीटीएल डेबिट टू पीएनएल, टू पीएनएल ने वो पीएनएल के क्रेडिट में आ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है जब भी तो टैक्स एक्सपेंस को घटा रहा है,
प्रॉफिट एक्सपेंस घटेगा तो भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हो गया क्या? तो भैया मेरा तो ये निष्कर्ष निकला कि AS22 तो ये कहता था कि ईयर 1 में अगर टीपी एपी ग्रेटर देन टीपी है तो क्रिएट डीटीएल, हाँ या ना? और इसकी वजह से सबसिक्वेंटली क्या होगा? सबसिक्वेंटली एपी लेस देन टीपी हो जाएगा। तो क्या होगा बोलेंगे? टीटीएल का रिवर्सल हो जाएगा। एक पल के लिए, एक पल के लिए, पल पल समझते? पल पल दिल के पास पल, ऐसा माने सवाल उल्टा है। उल्टा मतलब होगा नहीं प्रैक्टिकली। इनकम टैक्स में 2 साल डेप्रिसिएशन मिलेगा 50-50 का, और टैक्स अकाउंट्स में 1 साल में राइट ऑफ हो जाए। मान लो इसे अकाउंट्स में 1 साल में राइट ऑफ, असेट तो कहां से होगी? एक ही साल में राइट ऑफ करना तो एक्सपेंस ही मान लेते। पर मान लो, अरे ये सवाल 5 साल का भी तो हो सकता था, तो ये भी तो हो सकता था कि अकाउंट में 5 साल तक डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इनकम टैक्स में 2 साल में मिल रहा है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अकाउंट्स में 2 साल, इनकम टैक्स वाले 5 साल डेफर कर दे। हो तो सकता है ना? तो इसका उल्टा सवाल अगर अज्यूम करोगे तो बताओ यहां क्या निष्कर्ष निकलेगा? पहले साल में एपी लेस देन टीपी आएगा कि? मैं विजुलाइज करने को बोल रहा हूं, सामने सवाल या तो फिर पूरा देखो, आएगा ही वो तो। देख लो, अरे यार अकाउंट्स में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, अकाउंट्स में यहां 1 लाख, यहां 0, 2 लाख, 3 लाख। जो अभी तुम्हारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है तो अकाउंट्स में आ जाएगा, और उधर अकाउंट्स वाला प्रॉफिट टैक्स में आ जाएगा। आया ना? बिल्कुल उल्टा सवाल। तो फिर क्या होगा बताओ? एपी लेस देन टीपी आएगा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से कब देना है? वो ज्यादा मांग रहे हैं तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, देना तो वही पड़ेगा जो वो मांगेंगे, तो हम ज्यादा दे देंगे। तो असेट है तो डीटीए क्रिएट हो जाएगा, और सब्सिक्वेंटली क्या होगा बताएं? एपी ग्रेटर देन टीपी हो जाएगा, तो फिर डीटीए का क्या होगा? रिवर्सल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जाम्पल से देख लिया। ठीक है, इफ अबव एग्जाम्पल बोले रिवर्स, होता यही कि नहीं? करके दिखाऊंगे भाई, आप बोले करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं हो गई वो भाई। एक बात समझाओ, मैं बोल रहा हूं 2 और 2 4, नहीं सर करके दिखाओ, तो आपको भी मालूम है 4 ही आएगा। 1+1+1+1, देखो 4 हुआ ना, 2+2 4, फिर मैं 4 एप्पल रखूंगा, ये कितना है? एक ऐसे मतलब किसी भी तरीके से मैं 4 निकाल के दिखाऊंगा, है ना? तो मन में अगर हो तो भी टेंशन, मतलब हो गई, आप खुद करके देखो। चलो खैर मजाक की बातें हैं। ये हो गया क्या? ये AS22 का निष्कर्ष था। और अब मैं आपको यहां बोलूंगा AS22 जो बेस्ड था ना, वो इनकम बोलने या पीएनएल अप्रोच पर बेस्ड। इस पर बेस्ड था, इनकम बोलने, इनकम अप्रोच बोलने, पीएनएल अप्रोच बोलने। क्योंकि आपने जो डीटीए डीटीएल निकाला वो कैसे निकाला? आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट को कंपेयर किया, एपी और टीपी को कंपेयर किया, और देखा आपने कि कब क्रिएट होगा, कब रिवर्स होगा, कब क्रिएट होगा, कब रिवर्स होगा। एपी लेस देन टीपी है तो कुछ होगा, ग्रेटर देन टीपी है तो क्या होगा? पहली बार अगर एपी ग्रेटर देन टीपी है तो क्लियर हो गया, डीटीएल ही बनेगा।
और फिर आगे अगर उसी वजह से वो लेस हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। पहली बार में उस पर्टिकुलर आइटम की वजह से, अच्छा ये तो एक आइटम है, ये हर आइटम पे देखना पड़ता है। अरे किसी आइटम की वजह से बढ़ेगा, किसी की वजह से घटेगा, तो हर आइटम की वजह से अलग 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 मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है मालूम है? अकाउंट्स का पीएनएल अलग लेके बैठो, इनकम टैक्स का पीएनएल अलग लेके बैठो, और उस पीएनएल की सारी एक एक इनकम और एक एक एक्सपेंस को देखो, ठीक है? और हर आइटम पे डीटीए डीटीएल अलग अलग कैलकुलेट होता है, ठीक? और इसीलिए हो सकता है कुछ आइटम डीटीए क्रिएट करें, कुछ डीटीएल क्रिएट करें, डीटीएल अलग नेट ऑफ दिखा सकते हैं। फिर इस साल कुछ क्रिएट होगा, अगला साल आएगा, अगले साल में नए वाले भी क्रिएट होंगे, अरे अगले साल एक और पीपी खरीद ली तो उससे तो क्रिएट होगा, और पिछले वाले का रिवर्स भी हो सकता है। ऐसे चलता है पूरा। हो गया क्या? कौन सी अप्रोच से पढ़ा? पीएनएल अप्रोच, इनकम अप्रोच, डीटीए डीटीएल का कैलकुलेशन पीएनएल अप्रोच से चला। लेकिन अब आते हैं किस पर? इंडेस 12 पर। और इसने भी बातें सारी वही की, कैलकुलेशन यही होने वाली है, आंसर यही आने वाले हैं, लेकिन ये पहले कहता है बैलेंस शीट अप्रोच से चलूंगा मैं, तो इससे चलूंगा मैं, पीएनएल अप्रोच से नहीं चलूंगा, मैं तो बैलेंस शीट अप्रोच प्रीफर करता हूं। इंडेस 12 में पीएनएल अप्रोच के बारे में भी बताया गया है, लेकिन वो प्रेफरेंस किसको देता है? बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है? तो बैलेंस शीट अप्रोच हमें सीखनी पड़ेगी। तो सवाल वही रहेगा, इसी सवाल को मैं इंडेस 12 से कर देता हूं, ठीक है ना? दो अलग अलग सवाल करने से बेहतर हमेशा होता है एक ही सवाल को दो तरीकों से करना, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाती है, आती है कि नहीं? और जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं वो तरीका बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक है, बिल्कुल सिंपल, लगेगा ही नहीं कि इंडेस 12 पढ़ रहे हैं, लगेगा ही नहीं, आप ऐसे ऐसे करते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच, अच्छा मतलब पीएनएल का भी इफेक्ट, पीएनएल का बैलेंस फिर जाता का है जा, एक दिन तो सबको वहीं जाना है, एक दिन सबको, पीएनएल मतलब शमशान घाट, वहां तो दफना दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, लेकिन उसके बाद जो आत्मा है वो चली जाएगी हमेशा की, वो रहेगी, है ना? तो ठीक है, तो समझ गए? हमारा बैलेंस, हम सब बैलेंस शीट आइटम है ना, असेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है? और उनके रूप में जो बच जाएगा वो कैपिटल है, क्या है वो? इक्विटी है वो, है कि नहीं? तो खैर इंडेस 12 की बैलेंस शीट अप्रोच, तो सर क्या करना है? मैंने कहा एक काम करो भैया, बैलेंस शीट बना लो। अच्छा सर, किसके हिसाब से? मैंने कहा अकाउंटिंग के हिसाब से। सर कब की? मैंने कहा फर्स्ट ईयर एंड की। सर एक और बैलेंस शीट बनाए क्या? मैंने कहा हाँ बना लो। सर क्यों? टैक्स के हिसाब से बना लो। ये झगड़ा ही हो क्यों रहा है? क्योंकि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ये इसीलिए तो एस है, और किस लिए? ये दोनों अच्छा सेम हो जाते तो खत्म, कोई झगड़ा ही नहीं है। जो हमारा करंट टैक्स आ रहा है वही टैक्स एक्सपेंस है, जो टैक्स एक्सपेंस है वही करंट टैक्स है, बीच में डेफर्ड टैक्स का लफड़ा खत्म। तो टैक्स के हिसाब से बना लो ईयर वन में, फर्स्ट ईयर एंड पर। तो सर बैलेंस शीट आप एक काम करना सर, आप वो टी फॉर्म में बनवा दो सर, तो उससे क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हमने पढ़ी रखी है, पर आप टी फॉर्म में बना दो। मैंने बना दी, चलो आओ। हाँ, हमने पीपीई खरीदी, बिल्कुल 11th क्लास में लेके चलता हूं, हमने पीपीई खरीदी, मशीनरी, पीपीई अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश 1 लाख, सही है? वो दिल पे मत लेना, एक्सट्रैक्ट है, कैश नेगेटिव नहीं होता वरना, पहले से कैश होगा ना कुछ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं मैं तो, ये एक्सट्रैक्ट लिख देता हूं मैं, वैसे क्या लिखना, पीपी टू कैश, ठीक है? हमें प्रॉफिट भी हुआ ना, अरे प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं मान लेता प्रॉफिट कैश में हुआ, तो एंट्री होगी कैश डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट क्रेडिट 3 लाख। अरे प्रॉफिट डेटर के रूप में भी हो सकता है,
प्रॉफिट कैश के रूप में भी हो सकता है, वही ना। अरे डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा सेल पूरी प्रॉफिट नहीं है, हाँ 100 रुपए का माल था 200 150 में बेचा, 50 ही प्रॉफिट, लेकिन उसमें कैश टू सेल 25 है और डेटर टू सेल 25 है, मान लो प्रॉफिट वाला, तो 25 का प्रॉफिट तो कैश में आ गया और 25 का डेटर में, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो प्रॉफिट अभी मैंने मान लिया कैश में, तो कैश डेबिट, असेट बढ़ गई डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट, कोई दिक्कत। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, अकाउंट में 50,000 का डेप्रीसिएशन चला गया, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 50,000, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रीसिएशन कहां जाएगा, पीएनएल में, तो ये प्रॉफिट 50,000 से कम हो गया। अरे ये वही पीएनएल बनवा रहा हूं जो ऊपर इनकम अप्रोच में बनवाया था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 2.5 लाख। बस करो, डेप्रीसिएशन डेबिट जो आता है वो कर लो, कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं सीखना, आता है अपने को, इसको बहुत खतरनाक ढंग से पढ़ाया जाता है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, डेप्रीसिएशन टू असेट, पीएनएल टू डेप्रीसिएशन, खत्म हो गया। अब इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स वाले भी बोल रहे हैं हाँ यार, कैश डेबिट 3 लाख, हमारा प्रॉफिट 3 लाख, इनकम टैक्स वाले भी 3 लाख का प्रॉफिट तो मान रहे हैं। फिर इनकम टैक्स वाले भी मान रहे हैं कि हाँ भैया, पीपी खरीदी डेबिट 1 लाख और कैश क्रेडिट 1 लाख, इनकम टैक्स वाले मान रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, टू असेट, तो असेट कम कर दी मैंने क्रेडिट, और डेप्रीसिएशन पीएनएल में कितना चला गया, 1 लाख। तो इनकम टैक्स के हिसाब से पीबीटी कितना आ गया, और यहां पे बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू कितनी बची, नील, पूरी डेप्रिशिएट हो गई ना सेट। और इसको बोला टैक्स बेस, टीबी। हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से जो एसेट लाइबिलिटी का कैरी अमाउंट होता है, बैलेंस शीट अमाउंट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, उसे कैरिंग अमाउंट कहते हैं। और इनकम टैक्स के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट होता है, उसे टैक्स बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्स बेस। आ गई ये बात सर। तो ये हो गया सर। अब सर करना क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, ये इनकम टैक्स के काम कर रहे हैं, करेंट टैक्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, तो भैया पहले करेंट टैक्स कैलकुलेट करना, तो करेंट टैक्स तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट पे आएगा ना, तो 2 लाख का 30% बोलेंगे 60,000, 2 लाख का 30% बोलेंगे 60,000। और सुने, करेंट टैक्स की एंट्री बोल रहा हूं, जरा सुनना, पीएनएल टू करेंट टैक्स, एंट्री दिमाग में रखना, लिखना नहीं है। करेंट टैक्स लाइबिलिटी है ना, करेंट टैक्स देना है बढ़ेगा क्रेडिट, और टैक्स देना है तो प्रॉफिट कम होगा डेबिट, तो पीएनएल डेबिट टू करेंट टैक्स। अरे ऊपर जो पीएनएल बनवाया था वही बनवा रहा हूं, ये पीएनएल में लिख दिया करेंट टैक्स, अरे हाँ है ना। और करेंट टैक्स देखो थोड़ा नीचे आके लिखना, करेंट टैक्स लाइबिलिटी है 60,000 डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, पीएनएल टू करेंट टैक्स, तो पीएनएल कब हुआ और करेंट टैक्स नाम की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी नहीं। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे कि नहीं, कंसेप्ट थोड़ी भूल जाओगे। हाँ, पीएनएल टू करेंट टैक्स, और करेंट टैक्स पे कर दो, तो करेंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये लाइबिलिटी खत्म कर दी 60 से, और ये सीटी पेड कर दिया 60 से। दिक्कत, अरे करेंट टैक्स पे कर दो ना। ये इधर जो चल रहा है ना, ये पूरा वो पीएनएल अप्रोच चल रही है लाइबिलिटी साइड में, हो गया। अब फिर झगड़ा किसका, डेफर्ड टैक्स का, है ना। अब बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स वहां कैसे निकाला था, एपीटीपी 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 से निकाला था ना, यहाँ बैलेंस शीट से निकालेंगे, किससे निकालेंगे। अब इंडस्ट्रियल क्या कहता है जरा देखना, टीए ऑफ असेट 50,000 है क्या,
असेट का कैरिंग अमाउंट 50,000 है। टीबी ऑफ असेट नील है क्या? इंडस्ट्रियल कहता है कि असेट हो या लाइबिलिटी, भी लाइबिलिटी की बात भी करूंगा, असेट है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट अगर टैक्स बेस ऑफ असेट से ज्यादा है, क्या 50,000 नील से ज्यादा है? हाँ, तो वो टाइमिंग डिफरेंस तो है ही। ये डिफरेंस किस वजह से था? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो असेट में डेप्रिसिएशन अलग था तो असेट का कैरिंग अमाउंट अलग हो गया, या डेप्रिसिएशन अलग था तो प्रॉफिट अलग हो गया। बात तो वही थी। अरे जितना इफेक्ट पीएनएल पे आया उतना इफेक्ट तो बैलेंस शीट पे आया। बड़ी सिंपल बात है। तो एस इंडस्ट्रियल कहता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट अगर टैक्स बेस ऑफ असेट से ज्यादा है तो है तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। क्या? कैसे टाइमिंग डिफरेंस? मतलब आगे रिवर्स होगा ना। लेकिन इसको नाम दिया टेम्पररी डिफरेंस। क्या नाम दिया? टेम्पररी। वहां था टाइमिंग और परमानेंट। समय ही बोलते मैं समय हूं, समय बड़ा बलवान, समय सब कुछ है बॉस, वक्त, वक्त सब कुछ है, इसलिए टाइमिंग डिफरेंस। और वहां एक गलत नाम था मालूम, परमानेंट डिफरेंस। वो नाम मुझे भी गलत लगता था क्योंकि परमानेंट तो कुछ होता ही नहीं है। कृष्ण जी कह गए परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परमानेंट तो कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नहीं माने? अरे परिवर्तन ही फिक्स है, कुछ बाकी कुछ फिक्स नहीं है। परिवर्तन होगा ये फिक्स है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे भी ये नाम परमानेंट अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए यहां पे आया अदर देन टेम्पररी। क्या आया? तो दो तरह के डिफरेंस है, टेम्पररी डिफरेंस और अदर देन टेम्पररी। तो अदर देन टेम्पररी को तो छोड़ो, टेम्पररी डिफरेंस है, टाइमिंग की बात हो रही है। और टेम्पररी डिफरेंस में इसको बोला टीटीडी, इसको नाम दिया टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और एक डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। अब आप बोलोगे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है? टेम्पररी डिफरेंस तो समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन की वजह से टेम्पररी डिफरेंस ही तो है। 2 साल बाद ये दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी इस मामले में। तो बाकी मामले में डिफर करने वाली बात है, इस एसेट के मामले में, इस एसेट के मामले में 2 साल बाद अगर देखेंगे तो दोनों ही बुक से 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन घट चुका है और दोनों ही जगह एसेट जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये टेम्पररी डिफरेंस है, आज है कल नहीं हो। ठीक, तो ये टेम्पररी डिफरेंस है। तो इनकम टैक्स यहां पे इंडस्ट्रियल में नाम दिया टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। क्यों? एक बात तो याद करो पहले, जब 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 असेट का कैरिंग अमाउंट असेट के टैक्स बेस से ज्यादा होगा, असेट की बात करो तो असेट ही लायबिलिटी में नहीं, असेट का कैरिंग अमाउंट असेट के टैक्स बेस से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ही आएगा। ठीक है? लेकिन सर ये होता क्या है बताइए? डिफरेंस है कितना? 50,000 और नील में डिफरेंस कितना है? तो इधर देख लेते हैं। ये 50,000 इनकम टैक्स वाले अगले साल आगे डिडक्शन नहीं देंगे, वो तो पूरा अभी दे चुके हैं ना। तो फ्यूचर में ये 50,000 डिडक्टिबल नहीं है। इनकम टैक्स में डिडक्टिबल और इनकम टैक्स में डिडक्टिबल नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल है। ये डिफरेंस फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, ये डिफरेंस फ्यूचर में। तो जो डिफरेंस फ्यूचर में टैक्सेबल होता है वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। वो क्या है? और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में हमेशा क्या क्रिएट करोगे? डीटीएल क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? तो ऑलवेज क्रिएट डीटीएल, क्रिएट डीटीएल। और 50,000 का जो डिफरेंस है उसका 30% 15,000 आया था कि नहीं अपना? वही 15,000 अभी भी आ गया। वही 15,000 अभी भी आ गया। हाँ जी, तो एक बात क्लियर हुई, सीए ऑफ असेट
इज ग्रेटर देन टीबी ऑफ असेट, टैक्स बेस मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से कैरिंग अमाउंट, तो हमेशा उस डिफरेंस को कहा जाएगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। उसका नाम कैसे पड़ा कि आज जो डिफरेंस आ रहा है 50,000, वो इनकम टैक्स वाले उसका डिडक्शन पूरा अभी दे चुके हैं, तो वो फ्यूचर में डिडक्टिबल नहीं है, तो फ्यूचर में वो टैक्सेबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, अगर ये सवाल उल्टा होता तो फिर सीए ऑफ असेट अकाउंट्स में 0 हो जाता और इनकम टैक्स में 50,000 आ जाता, तो सीए ऑफ असेट इज लेस देन टीबी ऑफ असेट हो जाता, तो वो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस होता, डीटीडी। क्यों होता डिडक्टिबल? क्योंकि ये 50,000 का डिडक्शन हमने तो ले लिया बुक्स में, अकाउंट इनकम टैक्स वाले अगले साल देंगे, तो ये फ्यूचर में डिडक्टिबल है, तो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है, और फ्यूचर में डिडक्टिबल है तो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है, तो फिर डीटीए क्रिएट हो जाता। वो मैं लिखवा दूंगा अभी, लेकिन ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर एंट्री बोलो ना। डीटीएल नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो भैया पीएनएल टू डीटीएल, पीएनएल टू, तो ये डीटीएल में 15,000 और आ गए, पीएनएल डेबिट हुआ तो लेस कर दिया, और ये नीचे ये बैलेंस शीट में डीटीएल नाम की लाइबिलिटी आ गई कि नहीं? सिंपल कर रहा हूं, पीएनएल डेबिट तो पीएनएल में बेटा गया, डीटीएल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ गई। और अब बताना तो भाई 2.5 लाख में से 60 गए और 15 भी गए, 75 चले गए, तो मेरा पैट क्या आ गया? 175, यही आया था ना। ये वो इनकम अप्रोच जो आती थी, अल्टीमेटली 175 भी बैलेंस शीट में पहुंचता था ना, पहुंच गया। देखो, आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच से आपने सीख लिया, और क्या, सिंपल डबल एंट्री से आ गया। अब वहां तो क्या बोल रहे थे, एपी ग्रेटर देन टीपीए तो डीटीएल कर लो, अगले साल उसी वजह से एपी लेस देन टीपी हो जाए तो रिवर्स कर लो। तो ये तो पहला साल हुआ, डीटीएल क्रिएट हुआ। अब रिवर्सल की बात करते हैं, तो फिर से हमें बैलेंस शीट अकाउंट्स की बनाएंगे, कौन से ईयर एंड की? Y2, और टैक्स की बनाएंगे बैलेंस शीट, कौन से ईयर की बनाएंगे? ईयर टू एंड पर। तो सर अब करना क्या है? मैंने कहा जी करना यह है कि कैश डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट क्रेडिट 3 लाख। सर पीपी का बैलेंस बताओ ना। मैंने कहा भाई 50,000 आएगा ना, अकाउंट में 1 साल डेप्रिसिएशन लग चुका है ना। कैश डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट 3 लाख। मैंने मान लिया प्रॉफिट कैश में आया है, ठीक है। अब बोले क्या, डेप्रिसिएशन 50,000 अकाउंट में चला जाएगा कि नहीं? डेप्रिसिएशन टू असेट, तो असेट खत्म हो गई, ये देखो सीए नील हो गया, सीए नील हो गया, और डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका जो बचेगा ये 2.5 लाख बचे। अच्छा, मुझे तो सीटी और डीटी करने की दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो जैसे अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा मेरे को मालूम है टैक्स एक्सपेंस मेरा 75,000 आने वाला है। मुझे टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए जरूरत ही नहीं है, मुझे अकाउंट का प्रॉफिट चाहिए, मैं डायरेक्ट उस पर निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो भाई ये तो यहां तक की बात हो गई। अब इनकम टैक्स वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले भी मान रहे हैं हाँ भाई कैश डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट क्रेडिट 3 लाख बैलेंस शीट में, और पीपी बोलना तो नील, डेप्रिसिएशन कुछ है ही नहीं, तो टीबी बता दें नील, टैक्स बेस नील है, टैक्स बेस नील है। सर यहां डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मैंने कहा नहीं, तो पीबीटी कितना आएगा? 3 लाख। आप देखना अपनी इनकम अप्रोच में भी, ईयर 2 में टैक्स का प्रॉफिट 3 लाख, तो फिर करेंट टैक्स बता दो ना, इसका 30%, बात खत्म हो गई यार। इनकम टैक्स वाले बोल रहे भैया हमें 90,000 चाहिए, तो एंट्री बोले पीएनएल डेबिट टू करेंट टैक्स, पीएनएल डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम कर लिया, और करेंट टैक्स मेरी लाइबिलिटी है 90,000, यहां लाइबिलिटी में एक बार लिख दिया,
इसके अंदर यहां से ये बैलेंस शीट, हाँ ये बैलेंस शीट जो है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे निकालना का है अकाउंट्स में। ये टैक्स की बैलेंस शीट में केवल करंट टैक्स निकालने के लिए बता रहा हूं। हाँ माइनस फिर करके दिखा दूंगा ना, 3 लाख में से माइनस करूंगा 90,000 तो 210 आ जाएगा, वो तो आ ही गया था, वो जरूरत नहीं है मुझे अभी। तो पीएनएल टू करंट टैक्स, तो पीएनएल में टू करंट, पीएनएल डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम कर लिया 90 से, करंट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा ली, और सर लाइबिलिटी पे नहीं करी तो रहेगी, पे कर दी तो सीटी पेड हो गया, करंट टैक्स नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट। और ये जो सीटी पेड कर लिया तो कैश कम हो गया, क्रेडिट। है कि नहीं, एंट्री करते जाओ। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंची वो डेफर्ड टैक्स है ना। अब यहां पे टीए ऑफ एसेट नील है क्या? हाँ। टीबी ऑफ एसेट नील है क्या? अच्छा एक चीज और यहां पे मुझे ये बताएं, पिछले साल डीटीएल था क्या? 15 था ना, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, तो वो डीटीएल अभी भी है भाई साहब, वो 15 तो अभी है ही ना। अरे वो 15 तो ऊपर से आएगा ही ना, बाकी भी आएंगे बैलेंस, बस ये तो आएगा, मुझे तो ये चाहिए अभी, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। तो ए इंडेस 12 कहता है टीए ऑफ असेट ग्रेटर देन टीबी ऑफ असेट हो तो क्या क्रिएट कर लो, टैक्सेबल टेम्परेरी डिटेल क्रिएट कर लो, अगर लेस होता तो अपोजिट कर लो, है ना। वो सब छोड़ो, क्रिएट कर लो का तो भी हो ही गया। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना रिवर्स कर दो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रिवर्स कर दो। तो डीटीएल का क्या होगा, रिवर्सल। डीटीएल का क्या होगा, ठीक है, इक्वल सेकेंड ईयर में ही हो गया ना। भाई ये भी हो सकता था 1 लाख था, इनकम टैक्स में 1 लाख एक साल, और अकाउंट वाले 20-20 हजार 5 साल, तो 5वें साल में जाके इक्वल होता वो। सवाल 2 साल का भी लिया हमने। जब ये इक्वल हो जाए सीए और टीबी, रिवर्स कर दो, तो इक्वल हो गए, रिवर्स कर दो, तो लाइबिलिटी को खत्म कर दूंगा, डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई डेबिट, और पीएनएल बढ़ा दूंगा, क्रेडिट बढ़ा दूंगा टू पीएनएल, टू प्रॉफिट बढ़ा, तो आप देख लो 250 में 15 क्रेडिट, वही ऊपर वाले ही आएगा। देखो क्या आया था, 250, 260 प्लस 15, 265 माइनस 90, कितना आ रहा है, पीएटी 175 ही तो आ रहा है, चेक कर लो। हेलो, हो गया। डीटीएल को रिवर्स कर लो, लाइबिलिटी को रिवर्स कर लो, लाइबिलिटी को खत्म कर लो, लाइबिलिटी खत्म होगी डेबिट, टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल प्रॉफिट में जुड़ेगा। हो गया। तो इस एक सवाल से AS22 के पहले क्या होता था समझ में आ गया, बाद में क्या हुआ वो समझ में आ गया, और उसके बाद में क्या हुआ ये भी समझ में आ गया। AS22 और इंडस्ट्रियल बात एक ही कर रहे हैं, दोनों में 15,000 की डिटेल क्रिएट होकर रिवर्स हो गई, लेकिन अप्रोच बदल दी। वो प्योर पीएनएल से चल रहे थे, वो प्रॉफिट कंपेयर कर रहे थे, ये असेट की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अभी बस हो गया इतना। अब ये सवाल असेट पे होता है, इसका उल्टा सवाल आ जाएगा तो सीए इज लेस देन टीबी हो जाएगा, है ना। और लाइबिलिटी के सवाल भी तो आ सकते हैं, तो इसलिए पहले मैं आपको, मैं हम इंडेक्स 12 तो पढ़ नहीं रहे, हम तो इंडेक्स 12 इसलिए पढ़ रहे हैं कि 103 में काम आए। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ रूल्स यहां दे देता हूं जो कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। टीए ऑफ असेट अगर ग्रेटर देन टीबी ऑफ असेट है तो क्या हो, नहीं, तो वो कहलाएगा टीटीडी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ऑलवेज क्रिएट डीटीएल, है ना, हमेशा डीटीएल क्रिएट होगा उस आइटम के लिए। और व्हेन
क्रिएट होता रहेगा। और व्हेन टी ए इक्वल टू टीबी, टीटीएल का क्या होगा बोले, रिवर्सल। क्या ये पहली बात समझ में आई? इस पर तो एग्जाम्पल था। अब बाकी चीजें एग्जाम्पल पे नहीं करेंगे, कॉमन सेंस पे करेंगे। इसी का अपोजिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनकम टैक्स वाले 1 लाख की जगह 2 साल में 50-50 हजार दे रहे, और अकाउंट में 1 लाख एक साथ माइनस कर दिया मान, तो फिर क्या होता बताएं? टीए ऑफ असेट लेस देन टीबी ऑफ असेट आता, तो उसे क्या कहते हैं? टीटीडी। और जब जब टीटीडी आएगा तो फिर ऑलवेज क्रिएट डीटीए, डेफर्ड टैक्स असेट। हालांकि ऑलवेज लिखवा रहा हूं, पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं अभी के हिसाब से। डीटीए क्रिएट होगा, एंट्री बोलना तो डीटीए क्रिएट करनी। डीटीए एसेट है, बढ़ेगी डेबिट टू पीएनएल, रिवर्स बोलो पीएनएल टू डीटीए, उसमें कहा दिक्कत है। और फिर जब उसके कारण क्या हो जाएगा बोलो, व्हेन टीए बराबर टीबी, क्या करना है? डीटीए का रिवर्सल। ये लाइन जो है ना, सीए बराबर टीबी, मैं चाहता तो एक ही बार में लास्ट में लिखवा देता कि भाई जब ये तो आ गया ग्रेटर लेस, तो जब भी सीए टीबी के बराबर हो जाए रिवर्स कर दे, है ना। अब एक बात बताओ, ये सवाल तो असेट का था, और असेट का उल्टा भी करके बता दिया तो आपके दिमाग में फिट हो गया। लाइबिलिटी का सवाल भी आ सकता है ना। 10,000 का खर्चा था, एक्रूवल पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस से हमारा पीएनएल कम कर लिया, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस लाइबिलिटी में आ गया कि नहीं? इनकम टैक्स वाले ने बोला कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नील, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट है, और टैक्स बेस उसका 0 है कि नहीं? और अगले साल जब हम पे करेंगे तो इनकम टैक्स वाले डिडक्शन दे देंगे, है ना। और हम भी आउटस्टैंडिंग पे कर दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग नील हो जाएगा हमारी बुक्स में, आउटस्टैंडिंग नील हो जाएगा, और इनकम टैक्स में तो आउटस्टैंडिंग होता ही नहीं है, नील 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 हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। सवाल कर सकते हैं उस पर अभी सवाल ना करें, इंडस्ट्रियल थोड़ी पढ़ रहे हैं। कॉमन सेंस से बताइए कि आज तक का इतिहास है कि जो असेट के साथ हुआ है उसका अपोजिट लाइबिलिटी के साथ हुआ है। तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सवाल में आ जाए कि सीए ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर देन टीबी ऑफ लाइबिलिटी आए, सीए ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टीबी ऑफ लाइबिलिटी आए, तो ग्रेटर में असेट में क्या बोल रहे थे? टीटीडी। तो फिर यहां क्या बोलोगे? ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस ही होगा, और ये जब होगा तो ऑलवेज क्रिएट क्या? डीटीए ही क्रिएट होगा, कंफर्म है। और फिर वेन क्या है बोलना? वेन सी ए इक्वल टू टीबी हो जाएगा लाइबिलिटी के केस में भी, तो भी डीटीए का रिवर्सल हो जाएगा, है ना। भाई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग आ रहा है, इनकम टैक्स वाले आउटस्टैंडिंग मानते ही नहीं है, कैश बेसिस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो और मैं जो एग्जांपल की बात भी मत करो एग्जांपल की बात। आप तो ये बताओ असेट के केस में अगर ऐसा हुआ तो लाइबिलिटी में उल्टा होगा कि नहीं? और यहां पर बोलना सीए ऑफ लाइबिलिटी लेस देन टीबी ऑफ लाइबिलिटी, तो असेट के केस में लेस में क्या हो रहा था भैया? टीटीडी, तो ये आएगा टीटीडी। तो ऑलवेज क्या आएगा बताएं? क्रिएट क्या? टीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ है ना। और मतलब याद 4 रूल नहीं करने, एक ही को याद कर लो, एक ही याद रखो बस, उसी से सारे बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं? बस। तो व्हेन टीए इक्वल टू टीबी रिवर्स डीटीएल, पर तो हमने एग्जाम्पल अबव है ही, और इस पर टीएस
CS और CS, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बना के देख लो आप एग्जाम्पल बना के देख लो, ठीक है। ये 2 साल का है, आप 3 साल वाला बनाओ, वो होना वही है, होना वही है, मैं कह रहा हूं ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लाइबिलिटी का ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल 2 साल का लाइबिलिटी का ले लेता हूं, ठीक है ना। उससे भी लॉजिक क्लियर अपने आप होगा, ये फॉर्मूले में सेट हो जाएगा सब, है ना। तो ये देखो, एग्जाम्पल में ले रहा हूं लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी बेस्ड। अच्छा, अब मैं बिफोर AS22 की बात नहीं करूंगा, अब मैं सीधे IndAS 12 पे आऊंगा। वो तो अब आ गया ना समझ में, वही आना है। अब प्रॉफिट बिफोर सर्टेन एक्सपेंस, कोई खर्चा है भाई, 1000 रुपए पर, 2000 रुपए पर एनम, टैक्स रेट 30%, सर्टेन एक्सपेंस है कोई जो अभी PNL में चार्ज नहीं, ऊपर जो प्रॉफिट है ना वो इस एक्सपेंस के पहले का है, वो है ₹500। ये आउटस्टैंडिंग है दिस ईयर, पेड नेक्स्ट ईयर। और अकाउंटिंग में चलती है बॉस एक्रूअल बेसिस, और इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कैश बेसिस। आपको सवाल समझ में आ गया, आपको सवाल समझ में आ गया। इनकम टैक्स वाले बोल रहे नहीं भैया, हम नहीं देंगे आपको खर्चे का डिडक्शन, पेमेंट जब करोगे तब ले लेना, ठीक है। बहुत सिंपल। आप कहेंगे तो मैं P&L अप्रोच से भी करा दूंगा, आना वही है अब, है ना। तो हम आते हैं भैया किस पर, IndAS 12 पर। IndAS 12 बोल रहा है बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। और बैलेंस शीट अप्रोच जो है वो बोलती है बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट का इफेक्ट देखो। तो भैया बैलेंस शीट बनाऊंगा, अकाउंटिंग में बनाऊंगा पहले साल के एंड की, बैलेंस शीट बनाऊंगा टैक्स में बनाऊंगा फर्स्ट ईयर की, सहूलियत के लिए T फॉर्म में बना दूंगा, हो गया। सहूलियत के लिए T फॉर्म में बना पड़े। अब देखें आराम से, प्रॉफिट 1000 रुपए का, 2000 रुपए का है, तो माना प्रॉफिट कैश में आ गया, कैश डेबिट 2000, और प्रॉफिट क्रेडिट अकाउंट में डबल एंट्री पे चलती है, मुझे दूसरा इफेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, कैश अगर प्रॉफिट बोल रहा हूं तो कैश कुछ तो लेना पड़ेगा, कैश टू प्रॉफिट। अब वो एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट पहले का है, एक्सपेंस 500 रुपए के हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500, प्रॉफिट कम हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट लाइबिलिटी 500, ये लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है कि नहीं, तो ये 1500 तो आ गया। इनकम टैक्स वाले ही बोल रहे हैं हाँ भाई कैश अकाउंट डेबिट 2000, प्रॉफिट क्रेडिट 2000, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कुछ नहीं,
हाँ ठीक है। हाँ कैश डेबिट हो गया 2000, एक्सपेंस आ गया, आएगा ही नहीं ना, इनकम टैक्स वाले मना कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नील, उनको क्या मतलब है, तो ये आ गया टीवी। अच्छा उसके पहले एक मिनट, करंट टैक्स निकालना तो 30% से 600 रुपए, एंट्री बोलेंगे पीएनएल टू करंट टैक्स, तो पीएनएल में करंट टैक्स जाएगा 600, ये प्रॉफिट कम हो गया, ये एंट्री में टैक्स में क्यों करूं, अरे अकाउंटिंग में कर रहा हूं ना मैं। जैसे आपने पूछा ना कि इधर वाली बैलेंस शीट में क्यों नहीं कर रहे, इधर वाली बैलेंस शीट से मुझे सिर्फ एक तो करंट टैक्स चाहिए, और इधर वाली बैलेंस शीट में मतलब इधर वाले पीएनएल से मुझे करंट टैक्स चाहिए, और इधर वाली बैलेंस शीट टैक्स वाली बैलेंस शीट से मुझे उसका टैक्स बेस चाहिए। बाकी मेरी अकाउंटिंग तो पूरी अकाउंट्स में करूंगा मैं, पीएनएल टू करंट टैक्स, और करंट टैक्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में आ गया, डबल इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कम होगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी अगर रही तो यहां रहेगी, पे कर देते हैं, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 600 पे कर दिए, और ये कैश कम हो गया, सीटी पेड लाइबिलिटी टू कैश, हो गया कि नहीं, हो गया। हाँ बढ़ जाए आगे। अब आते हैं भैया डेफर्ड टैक्स पर, तो भैया सीए ऑफ लाइबिलिटी, ईयर 1 चल रहा है ना ये, कितनी है भाई, 500, सी ऑफ लाइबिलिटी 500, टीबी ऑफ लाइबिलिटी बताएं, नील, 500 ग्रेटर देन नील, तो लाइबिलिटी के केस में ग्रेटर आ गया, तो डिफरेंस कितना है बोलना, तो क्या बोलेंगे इसको, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस। लॉजिक से ये भी सोच ले, ये 500 रुपए का डिडक्शन हमने अकाउंट्स में ले लिया, इनकम टैक्स वाले इसका डिडक्शन फ्यूचर में देंगे, तो ये फ्यूचर के में डिडक्टिबल होगा तो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं होगा, इसका उल्टा सवाल कर लेते तो टीटीडी आ जाता। ये 500 रुपए फ्यूचर में डिडक्टिबल है, इसलिए डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस, तो डीटीडी है, तो क्या क्रिएट करेंगे बोले, ये ऊपर केस देख लो ना, ये सीए ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टीबी, तो असेट का उल्टा हो जाएगा ना, तो डीटीए क्रिएट करेंगे, और डिफरेंस है 500 इंटू 30% बोलना 150 आएगा ना, जो भी डिफरेंस है वो देखो आपको, और आप पीएनएल अप्रोच से भी करके देख लेना, वो यही आने वाला है। हाँ 150, डीटीए क्रिएट करना है, तो डीटीए असेट है, असेट बढ़ जाएगी डेबिट, और 2 पीएनएल 150, और एक लिख दिया, ये यहां लिख रहा हूं डीटीए 150, लेस करूं कि ऐड, ऐड, तो ये आपकी इनकम अप्रोच वाला आंसर आ जाएगा, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आ जाएगा जो भी है, आप इनकम अप्रोच से करोगे ना तो यही तो आएगा यार, खुद सोचो ना, कितना मैंने मतलब बैलेंस शीट अप्रोच में इनकम अप्रोच शामिल है, हाँ कितना 1600, 1500 माइनस 900, 10 आ गया, तो ये सीए ऑफ लाइबिलिटी हो गया कि नहीं ग्रेटर देन, है ना। अब बस आखिरी में बैलेंस शीट किसकी बनाएंगे, अकाउंट्स की, Y2 की, बैलेंस शीट टैक्स की बनाएंगे, Y2 की, ये ये बोले, ये ऊपर वाला देख लें, आराम से चलो, कोई जल्दी डबल एंट्री करते जाओ, एंट्री बोलो डबल इफेक्ट दे दो उसका, बस अपने आप हो जाएगा सब कुछ। हाँ चलो मेरे साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे, प्रॉफिट हुआ, कैश में प्रॉफिट हुआ, डेबिट कितना 2000, प्रॉफिट कितना हुआ 2000,
ठीक है, कैश टू प्रॉफिट। अब एक्सपेंस आएगा क्या कुछ? नहीं, तो ये तो 2000 ही रहा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था? 500 था ना? इस साल पेड हो गया कि नहीं? 500। ये पेड कर दिया एक्सपेंस को 500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश, पेमेंट हो गया। ठीक, अब इधर आ जाए। ये कैश में इनकम टैक्स वाले ही बोल रहे हैं हाँ सर 2000 का प्रॉफिट तो हुआ। इनकम टैक्स वाले भी कह रहे हैं हाँ भैया कैश डेबिट, कैश बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ गया। और इनकम टैक्स वाले एक्सपेंस का डिडक्शन दे रहे हैं कितना? 500। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1500 हो गया। और इस हिसाब से करेंट टैक्स कितना हो गया? 450। इस हिसाब से करेंट इनकम टैक्स वाले तो अपने हिसाब से करेंट टैक्स कितना हो गया? 450 हो गया। करंट टैक्स जो होता है वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स होता है। और करंट टैक्स की एंट्री बोलो, पीएनएल डेबिट टू करंट टैक्स 450 कम हो जाएंगे और करंट टैक्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको पे नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा, और हम तो पे कर देते तो सीटी पेड हो गया, करंट टैक्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, और सीटी पेड से कैश कम हो गया क्रेडिट। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ है क्या? पता? सीटी पेड। अब आना है डीटी। हाँ, तो भैया आउट से अच्छा इधर इनकम टैक्स में आउटस्टैंडिंग क्या है बताना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अरे ये तो मानते ही नहीं है ना कुछ, नहीं लिखा। तो अब बताएं, सीए ऑफ लाइबिलिटी, हाँ वो मैं लिखवा रहा हूं, बिल्कुल लिखवा रहा हूं। सीए ऑफ लाइबिलिटी बोलो कितनी हो गई? इन अकाउंट्स में एक्सपेंसेस पे हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं बचा है। और टीबी ऑफ लाइबिलिटी भी क्या है बोलना? ये भी तो नील है। तो फिर ये नील और नील है तो ये क्या हो गई? इक्वल। तो जैसे ही इक्वल होते हैं हमने जो पहले किया था उसका रिवर्सल कर लेंगे। टीटीए का क्या हो गया? रिवर्सल। टीटीए का क्या हो गया? रिवर्सल हो गया। और डीटीए का रिवर्सल हो गया। तो ये डीटीए पहले से बैलेंस शीट में था कि नहीं? कितना था बोलना? 150। जो पिछले साल का बैलेंस था वो इस साल आएगा ना, अभी तो डीटीए का बैलेंस आएगा। और एंट्री क्या हुई? डीटीए को खत्म करना है क्रेडिट, ये डीटीए का रिवर्सल हो गया क्रेडिट, खत्म। पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट कितना? 150। डेबिट मतलब लेस होगा ना, ये डीटीए का रिवर्सल। बोले फाइनल आंसर ओ यस, ऊपर हो। डीटीए का रिवर्सल बोलो, एंट्री बोलना डीटीए क्रेडिट तो पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल डेबिट तो कम होगा, कितना आ रहा है बोले? 14 आने, ये तो देखो पहले ही बता 2000 का। अरे डायरेक्ट देखो ना, 2000 का 30% बोलो आपको, काय का सीटी काय का डीटी। अकाउंट में प्रॉफिट 2000 है ना, 2000 का 30% 600 माइनस करो 1400 चाहिए, हो गया। अब यही सवाल 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, असेट आएगी लाइबिलिटी आएगी, जब सीए और टीबी में डिफरेंस होगा तो डीटीए डिटेल क्रिएट होगा, और जब वो बराबर हो जाएंगे रिवर्स हो जाएगा, बात खत्म। हो गया क्या? तो ये हो गया कि नहीं? हो गया। और इसीलिए यहां पे ये देखो कल पीपी का कैरिंग अमाउंट 350, टैक्स बेस 500, कल वाला सवाल। तो सीए ऑफ पीपीई असेट इज लेस देन टीबी ऑफ असेट, तो ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस था। कल नाम नहीं लिया था ये जानबूझ के, डिडक्टिबल था ना,
तो ये DTA क्रिएट हुआ था। और ये लाइबिलिटी में क्या था, ग्रेटर था ना, तो लाइबिलिटी में भी ग्रेटर ही था, लाइबिलिटी में ग्रेटर था, तो DTA क्रिएट होगा। आप वो देख लो टेबल से मैच हो रहा है। ये जो टेबल बना दी ना अभी 4 पॉइंट्स वाली, ये 4 पॉइंट वाली जैसे टेबल आपको क्लियर होती है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। हो गया, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज, हो गया कि नहीं? तो मैं ये इंडेक्स वैसे मैं बता दूं, स्टडी के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ही जाएंगे। ये इंडेक्स 12 का लेक्चर नहीं था, ये इंडेक्स 12 का वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको इंडेक्स 103 में नेट एसेट निकालते वक्त काम आए, क्योंकि नेट एसेट की कैरिंग अमाउंट अलग होगी और फेयर वैल्यू पे लाओगे तो कैरिंग अमाउंट बदल जाएगी और टैक्स बेस बदलेगा नहीं, डिफरेंस आएगा तो डीटी डिटेल क्लियर। ठीक, चलिए, तो आज का जो इंडेक्स 103 का लेक्चर था वो एक्विजिशन मेथड में जो नेट एसेट के लिए डीटीए डीटीएल की जरूरत पड़ रही है, तो एक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली करने वाले हैं रिवर्स एक्विजिशन। उसका मतलब तो मैंने समझा दिया था, हालांकि वो भी समझेंगे वापस सवाल के थ्रू, और उसकी अकाउंटिंग भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में रिवर्स एक्विजिशन खत्म ही हो जाए, उसमें कुछ है नहीं, वो वही 7 स्टेप्स की चीजें हैं, बस रिवर्स एक्विजिशन का क्या ट्रीटमेंट है वो देखना है।